हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, सभी को गुड मॉर्निंग। मैं प्रोफेसर अशोक कुमार दुबे और आप सभी को मैं स्वागत करता हूं जेआरसी यानी जैन रोजगार क्लास से। मेरे प्यारे दोस्तों, जिस तरह से आपने अपना ट्रस्ट दिखाया और ट्रस्ट के साथ आप जेआरसी पर ट्रस्ट दिखा रहे हैं और आप लगातार अपनी एडमिशन ले रहे हैं, मेरे प्यारे दोस्तों, मैं आपकी सपना को साकार करने में तत्पर हाजिर हूँ। जैसे भी आपकी सपना है, जो भी आपकी सपना यानी ये जो डबल स्टार की जो आपने सपना लेकर के हमारे साथ जुड़ रहे हैं, आप लगातार जो अपनी विश्वास में दिखा रहे हैं और हमारे साथ आप जुड़ रहे हैं, एडमिशन ले रहे हैं और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक आप शेयर कर रहे हैं, मैं वादे के साथ कर रहा हूँ कि मैं आपकी सफलता में 4 चांद लगा दूंगा। और जो भी मेरी कमिटमेंट है वह कमिटमेंट मैंने किया है कि आपका राष्ट्रीय स्तर पर जो हम आपको सिलेबस करेंगे और राष्ट्रीय स्तर पर जो तैयारी कराएंगे वो आपके सामने मैं करके दिखलाऊंगा, क्योंकि हमारा कमिटमेंट आपकी सफलता है और आपकी सफलता ही हमारी पहचान है मेरे दोस्तों। तो मैं आपकी सफलता के लिए हमेशा के लिए तैयार हूं। और आज इस एपिसोड में हम लोग बात करने जा रहे हैं इंडियन इकोनॉमी यानी भारतीय अर्थव्यवस्था जो है, वो भारतीय अर्थव्यवस्था का हमारा जो बिहार एसआई होता है, सब इंस्पेक्टर होता है, इस सब इंस्पेक्टर में हमारा सिलेबस क्या है और हमारा क्वेश्चन आता कहाँ से है, सबसे ज़्यादा कौन कौन से हमारा जो टॉपिक हैं, सब टॉपिक हैं, वो कौन कौन से सब टॉपिक को हमें पहले हैंडल करना होगा, कवर करना होगा, जिससे कि बहुत आसानी से हम बिहार एसआई में ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स को हम स्कोर कर सकें। ये चीज़ों को आज हम लोग डिस्कस करने जाएंगे। तो नमस्कार अगेन, मैं आप सभी को जेआरसी में आप सभी को स्वागत करता हूँ। जैन रोजगार क्लासेस आपको स्वागत करती है और अब हम अपने सिलेबस की ओर बढ़ेंगे। मेरे प्यारे दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि जैन रोजगार क्लासेस जो है अभी बैच लॉन्च की है, ये हमारी फर्स्ट बैच है और इस बैच में हम एक महा ऑफर आपके लिए लाए हैं। और ये हमारा ऑफर जो है पीटी और मेंस दोनों की मैं बात कर रहा हूँ, यानी पीटी प्लस मेंस की यदि बात करें तो दोनों के लिए हमारा ऑफर है। मात्र हम आपके लिए अभी ऑफर में लाए हैं ओनली 449 रुपीज़, यानी 49 रुपया में आपका पीटी प्लस मेंस की पूरी तैयारी जो पूरे भारत में कोई नहीं करा सकता। मैं इस प्रोग्राम के माध्यम से मैं आपकी बिहार एसआई के जो एग्ज़ाम होने जा रही है उसको क्रैक कराने में हर संभव हम प्रयासरत हैं और आपके साथ हमेशा आपके हर कदम पर हम आपके साथ उपस्थित हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों, अब हम अपनी बात को आगे बढ़ाएंगे। आज हमारी टॉपिक जो है इंडियन इकोनॉमी है, यानी भारतीय अर्थव्यवस्था। तो भारतीय अर्थव्यवस्था का आज हम लोग सिलेबस को जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर सिलेबस है क्या और उसमें हमें पढ़ना क्या क्या है। तो दोस्तों, जैसा कि जब हम इंडियन इकोनॉमी की बात करें तो इकोनॉमी में हमारा पहला तो हमारा जो होगा वो इंट्रोडक्शन हो जाती है, यानी इंट्रोडक्शंस का मतलब होता है हमारा परिचय। और इस इकोनॉमिक्स का हम जब परिचय करेंगे तो इसमें हम 2 चीज़ों को देखने की कोशिश करेंगे। सबसे पहला तो हमारा ये होगा कि जो हमारा हमारा इकोनॉमिक्स होता है, ध्यान देंगे, एक हमारा इकोनॉमिक्स होता है और एक हमारा इकोनॉमी होता है। सबसे पहले तो आपको ये बात समझना होगा कि हमें इकोनॉमिक्स पढ़ना है या इकोनॉमी पढ़ना है। सबसे पहले हमें जानना होगा कि इकोनॉमिक्स पढ़ना है या इकोनॉमी पढ़ना है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, हमें दोनों की डिस्कस करेंगे। चूँकि आप देखोगे तो जो हमारा चूँकि इसको देखा जाए तो हम कह सकते हैं कि हमारा जो इकोनॉमिक्स है, इस इकोनॉमिक्स वर्ड का जो ओरिजिन होता है, ओरिजिन का मतलब होता है इसकी जो उत्पत्ति होती है, इसकी उत्पत्ति एक ग्रीक वर्ड से होता है। ध्यान देंगे, इसकी उत्पत्ति एक ग्रीक शब्द से होता है। और ग्रीक शब्दों की यदि बात करें तो इसमें ओकोज नोमस के आपने नाम सुना, ओकोज नोमस कहीं वर्ड मिलेगा, कहीं कहीं आपको ओकोनोमिया वर्ड मिलेगा, ओकोनोमिया आपको वर्ड मिलेगा। मीनिंग क्लियर हो गई। तो यहाँ पर 2 शब्दों के सम्मिश्रण से हम कह सकते हैं कि खास तौर पे इकोनॉमी जैसे शब्द जो है इसका निर्माण किया गया है। तो यहाँ पर देखेंगे एक ओकोज है और एक आपका नोमस है ना, ओकोज प्लस नोमस। ओकोज का मतलब होता है हमारा हैबिटेट, ओकोज का मतलब होता है हैबिटेट, और नोमस का मतलब होता है लॉ, नोमस का मतलब होता है रूल, नोमस का मतलब होता है मेथड। यानी आपको कम से कम संसाधनों को ज़्यादा से ज़्यादा कैसे यूटिलाइज करना है और यूटिलाइज करके हम कम से कम संसाधनों के माध्यम से हम अपनी ज़्यादा से ज़्यादा जो हमारी आवश्यकताएं होती हैं, नीड्स होती हैं, रिक्वायरमेंट होती हैं, इसको हम कैसे फुलफिल करते हैं, ये सिखाने वाली जो विषय होती है, अध्ययन जो होती है, इसे हम इकोनॉमिक्स बोलते हैं। इकोनॉमी क्या होता है? तो इकोनॉमी, अब यहीं पर ये 2 टर्म समझना होगा। तो ये हमारा इकोनॉमिक्स जो होता है, यह इकोनॉमिक्स मुख्य रूप से देखिएगा तो ये हमारा एक थ्योरी कॉन्सेप्ट होता है और इकोनॉमी जो होता है हमारा प्रैक्टिकल कॉन्सेप्ट होता है। क्लियर हो गई? तो इस तरह से हम इकोनॉमिक्स को एक एक छोटे से छोटे पार्टों को डिस्कस करेंगे। दूसरी महत्वपूर्ण बात हो, क्योंकि हम बात कर रहे हैं इंट्रोडक्शंस का, तो इस इंट्रोडक्शंस के माध्यम से सबसे पहले जब हम इंडिया की इकोनॉमी की बात करें तो हमारा प्यारा जो भारत है
और भारत की यदि हम अर्थव्यवस्था की बात करें तो भारतीय जो हमारी अर्थव्यवस्था है, ये भारतीय अर्थव्यवस्था को हम दुनिया से यदि तुलना करें तो दुनिया के तुलना में हमें देखना होगा कि दुनिया में क्या है। मेरे प्यारे दोस्तों, जैसा कि आपको पता होनी चाहिए कि यदि हम भारतीय अर्थव्यवस्था को हम जीडीपी के आधार पर बात करें, जीडीपी का मतलब होता है सकल घरेलू उत्पाद, तो जीडीपी की बात यदि करें तो भारत का जीडीपी में हम कह सकते हैं भारत 5वें स्थान पर है। इस तरह से दुनिया में पहला स्थान पर अमेरिका है, दूसरा स्थान पे चाइना है, तीसरा स्थान पे देखेंगे तो जर्मनी है, ध्यान देंगे तीसरे स्थान पर जो है वो जर्मनी है, चौथे स्थान पर देखेंगे तो जापान है और 5वें स्थान पर हमारा प्यारा भारत है यानी इंडिया है। तो इस तरह से दुनिया के यदि हम अर्थव्यवस्था की बात करें तो यह भी हमारा एक परिचय है कि भारत अभी दुनिया का 5वां जीडीपी है, जिसकी भारत की यदि हम जीडीपी की बात करें तो हमारा इंडिया का भी देखेंगे तो लगभग हम कह सकते हैं 3.95 ट्रिलियन डॉलर हमारा है, ट्रिलियन डॉलर का हमारा इकोनॉमी है। याद रखें मेरे प्यारे दोस्तों, आप लोग से कि मेरा प्रश्न होगा कि आप हमें ये बताएंगे कि जब हम ट्रिलियन की बात करते हैं, ध्यान देना है, जब हम ट्रिलियन की बात करते हैं तो आपको ये बताना है कि ट्रिलियन में कितने शून्य होते हैं। आप हमें कमेंट सेशन में बताएंगे कि 1 ट्रिलियन में कितने शून्य होते हैं, क्योंकि कभी भी आपसे पूछा जा सकता है, खासतौर पर इंटरव्यू में ऐसे क्वेश्चन दागे जाते हैं कि 1 ट्रिलियन में कितने जीरो, क्योंकि माननीय प्रधानमंत्री बार बार बोल रहे हैं कि भारत की अर्थव्यवस्था 5 ट्रिलियन डॉलर का होगा। तो आखिर जो ट्रिलियन होता है ये ट्रिलियन में कितने जीरो होते हैं, कितने जीरो हम इस पे लिखेंगे कि हमारा ट्रिलियन होगा। उसके अलावा यदि देखा है तो जीडीपी के आधार पर भारत जो है 5वीं अर्थव्यवस्था है। वहीं यदि हम परचेजिंग पावर पैरिटी की बात करें, पीपीपी यानी परचेजिंग पावर पैरिटी, तो परचेजिंग पावर पैरिटी का मतलब होता है क्रय शक्ति समता। सुना होगा आपने हिंदी, क्रय शक्ति या क्रय शक्ति समता। तो जो क्रय शक्ति जो समता होती, इसमें भारत जो है दुनिया का 3rd यानी तीसरी अर्थव्यवस्था होती है। इसमें पहला यदि देखोगे तो पहला चीन हो जाता है, दूसरा अमेरिका हो जाता है और तीसरा हमारा प्यारा भारत हो जाता है। तो 2 क्वेश्चन तो आपको इंट्रोडक्शन में यहीं पर क्लियर हो गए कि यदि आपसे पूछता है कि भारतीय अर्थव्यवस्था दुनिया के कईवीं अर्थव्यवस्था है और जीडीपी के आधार पर भारत की कईवीं अर्थव्यवस्था है, तो भारत दुनिया का 5वीं अर्थव्यवस्था जीडीपी में, जिसकी देखेंगे तो 3.95 ट्रिलियन डॉलर का इकोनॉमी। मतलब हम कह सकते हैं कि भारत की जो अर्थव्यवस्था है लगभग 4 ट्रिलियन डॉलर का है। वहीं यदि हम परचेजिंग पावर पैरिटी की बात करें तो भारत की जो अर्थव्यवस्था है इसमें हमारा तीसरी स्थान पर है, पहला चाइना, दूसरा अमेरिका और तीसरा भारत है। मेरे प्यारे दोस्तों, आप इसके आधार पर यह भी कह सकते हो कि यदि हम भारतीय अर्थव्यवस्था की बात करें तो इतना ही से और स्पष्ट हो सकता है कि भारतीय अर्थव्यवस्था में हम ये भी देख सकते हैं कि इस माध्यम से आप इसको डिफाइन और करो कि जहां पर हम कह सकते हैं कि दुनिया की यदि हम क्षेत्रफल की बात करें तो दुनिया के जो क्षेत्रफल होता है इसका मात्र भारत के पास 2.4% है, ध्यान देना। वहीं यदि हम दुनिया की जनसंख्या की बात करें तो दुनिया की जनसंख्या में हमारा जो प्यारा भारत की जो जनसंख्या है, ये भारत की जनसंख्या मैं आपको बता दूं कि अभी के डेट में हमारे भारत की जो आबादी है वह हमारे पास हो गई है 1 करोड़, ध्यान देना, 1 करोड़ 44, सॉरी, भारत की यदि देखा जाए तो हम कह सकते हैं 1 अरब 44 करोड़ एंड 17 लाख से अधिक, ये हमारी भारत की आबादी है। और ये मैं डेटा जो दे रहा हूँ यह डेटा है हमारा 19 अप्रैल 2024 का। और इस प्रकार से भारत जो है दुनिया का सबसे बड़ी जनसंख्या वाले या प्रथम, हम कह सकते हैं प्रथम जनसंख्या वाला भारत जो है यह देश बन चुका है। पिछले साल 2024 में हमने चाइना को हरा करके भारत दुनिया का पहला राष्ट्र बन जाता है। और दूसरी महत्वपूर्ण बात ये सोचने वाली बात है कि दुनिया में हम यदि जल की बात करें तो भारत के पास मात्र 4.5% हमारे पास जल है। तो मेरे प्यारे बच्चों, आप इस चीज़ को समझो कि जब हम भारतीय अर्थव्यवस्था की बात करते हैं और भारतीय अर्थव्यवस्था का परिचय देख रहे हैं तो सोचने वाली बात है कि जहां पर भारत में दुनिया का क्षेत्रफल मात्र 2.4%, दुनिया की आबादी की बात करते हैं तो सबसे सर्वोच्च स्थान पर भारत है, चीन को हरा करके हम जनसंख्या में पहले स्थान पर आ गए। वहीं जल की बात करें तो मात्र 4.5% है। अब सोचने वाली बात है कि ऐसे हमारे पास चुनौतियां हैं और इस चुनौतियां के साथ भी देख सकते हो कि भारत की अर्थव्यवस्था दुनिया में बहुत तेजी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था है। तो यह हम कह सकते हैं देश की अर्थव्यवस्था का एक सकारात्मक पक्षों को हम देख सकते हैं, सरकार के नियमों को हम देख सकते हैं तथा देश की जनसंख्या
के द्वारा जो सरकार को कंट्रीब्यूट किए जा रहे हैं, यह भी हमारे लिए एक सकारात्मक पक्ष देखने को मिलता है। तीसरी महत्वपूर्ण बात होती है कि भारतीय अर्थव्यवस्था में देखिएगा तो भारतीय अर्थव्यवस्था को कृषि प्रधान भी कहा जाता है। सुना होगा, भारतीय अर्थव्यवस्था को कृषि प्रधान कहा जाता है। क्यों भैया? इसके पीछे रीजन है बाबू लोग, क्योंकि आज भी हमारा जो जीडीपी है, हमारे जीडीपी में हम कह सकते हैं कृषि का यदि हम योगदान की बात करें तो कृषि का योगदान लगभग हम कह सकते हैं योगदान लगभग आज भी हमारे पास जो है वो 14% हमारे योगदान है। यानी हम प्राथमिक क्षेत्र इसको बोल सकते हैं दूसरे भाषा में, तो प्राथमिक क्षेत्र का जो हमारा योगदान है अभी 14% है, ध्यान देना है। उसके बाद लगभग 22 से लगभग 24% के बीच में जो है वो द्वितीय क्षेत्र है, और तृतीय क्षेत्र जो होता है वो 66% का लगभग में। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि मोटा मोटी तौर पर देखेंगे तो भारत के जो जीडीपी में है, इस जीडीपी में सबसे ज़्यादा हमारा जो तृतीय क्षेत्र जो होता है, ये तृतीय क्षेत्र का योगदान है, और यह हमारी भारतीय अर्थव्यवस्था का एक महत्वपूर्ण कह सकते हैं भूमिका अंतर्राष्ट्रीय स्तरों पर देखने को मिलता है। अब होता है तो पहली बात, जैसा कि हमने भी आपको एक इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ, आपको केवल मैं सिलेबस समझा रहा हूँ, तो पहला हमें टॉपिक पढ़ना है इंट्रोडक्शन में कि हमारी अर्थव्यवस्था है क्या, इकोनॉमी होता क्या है, इकोनॉमी और इकोनॉमिक्स में क्या अंतर होते हैं। इसके अंतर्गत हम दूसरा इसमें जो हम लोग टॉपिक देखने वाले हैं, दूसरा टॉपिक पे हम डायरेक्ट बात करता हूँ, तो सेकंड जो हमारा इसमें टॉपिक होगा वह हमारा होगा इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ध्यान देंगे, इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, ठीक है। इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट मतलब हुआ कि हमारा अर्थशास्त्र जो है यानी आर्थिक समृद्धि और विकास हमारा दूसरा टॉपिक होगा। इसके अंतर्गत हम पढ़ेंगे क्या, जैसे हमारे बहुत सारे रिपोर्ट आते हैं, जैसे मानव विकास सूचकांक आपने नाम सुना होगा, तो इसके अंतर्गत हम लोग कवर करेंगे। जैसे HDI होता है, आपसे भी पूछ दिया जाए कि HDI में भारत का स्थान कैवा है, या HDI की स्थापना कब किया गया, तो आपको मैं बता दूं 1990 में इसकी स्थापना हुई। और स्थापना करने वाले जो थे पाकिस्तान के एक अर्थशास्त्री थे, और उस पाकिस्तानी अर्थशास्त्री का जो नाम था बाबू लोग, उनका नाम था महबूब उल हक। आपने नाम सुना होगा, महबूब उल हक, ध्यान देंगे। तो ये पाकिस्तानी अर्थशास्त्री, इनके सहयोग के रूप में देखिएगा तो दो भारतीय थे, एक तो थे अमर्त्य सेन के नाम आपने सुना होगा, तो एक अमर्त्य सेन जो भारत के कह सकते हैं अर्थशास्त्री रहे, जिनको 1998 में आपको पता होनी चाहिए कि इनको अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार मिला है, और 1999 में भारत सरकार इनको भारत रत्न दिया है, ठीक है। तो ओवरऑल यदि देखा जाए दूसरा सहयोगी जो थे उनका नाम था सिंगर हंस, दूसरा थे सिंगर हंस। तो इस तरह से आपसे क्वेश्चन पूछे गए हैं, बहुत बार आपसे क्वेश्चन पूछा जा चुका है, HDI से बार बार क्वेश्चन पूछते हैं, इसे हमें काफ़ी डेप्थ में पढ़ना हो। जैसे आपका MPI होता है, MPI का मतलब होता है मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स, बहुआयामी गरीबी सूचकांक। तो इसको पब्लिश कौन करता है, HDI को पब्लिश कौन करता है, तो आपने सुना होगा UNDP यानी संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के नाम सुना होगा। तो 1990 से आ रही है। तो इस सिलेबस के अंतर्गत हम ये सारे चीज़ों को हम कवर करेंगे, काफ़ी डेप्थ में कवर करेंगे, क्योंकि यहाँ से सबसे ज़्यादा दरोगा में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, परिचय से सबसे ज़्यादा प्रश्न हमारा दरोगा में पूछे जाते हैं। तो ये दोनों टॉपिक जो होता है हमारा दरोगा के लिए कहीं ना कहीं हॉट टॉपिक माना जाता है, ठीक है। तीसरी जो हमारा होता है वो नेशनल इनकम होता है। नेशनल इनकम का मतलब हुआ कि हमारा राष्ट्रीय आय से संबंधित क्वेश्चन पूछेंगे। तो जैसे राष्ट्रीय आय के अंतर्गत हम लोग जो पढ़ने वाले हैं बाबू लोग, इसमें हम पढ़ेंगे GDP क्या होता है, NDP क्या होता है ना, GNP क्या होता है, NNP क्या होता है, पर कैपिटा इनकम क्या होता है। इसके अलावे हम इसमें एक बार बार क्वेश्चन आता है हिंदू ग्रोथ रेट से, है ना। तो हिंदू ग्रोथ रेट जो होता है, ये हिंदू ग्रोथ रेट क्या होते हैं। इसके अलावे यदि देखा जाए इस टॉपिक में जो हमारी कवर करने वाली चीज़ें होंगी, इसके अलावे हम इसमें जो पढ़ने वाले होंगे, इसमें हम पढ़ेंगे कि जो हमारा नेशनल इनकम होता है, नेशनल इनकम को खास तौर पे जो मेज़र करते हैं यानी माप जो होती है, माप करने का क्या क्या तरीका हो सकता है, इस आधार पे हम इसको डिफाइन करें। फिर हम इसमें डिस्कस करें जो हमारा परचेजिंग पावर जो पैरिटी होती है, इसका कॉन्सेप्ट कहाँ से आया और इसको कैसे निकाला जा सकता है, क्योंकि ये हमारा बिहार दरोगा के लिए सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस होता है। मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग हमें बताएंगे, सबसे पहली आपसे क्वेश्चन हमारा ये है, आप लोग बताएंगे कि परचेजिंग पावर पैरिटी जो होता है, फिर से मैं लिख देता हूँ, जो हमारा परचेजिंग पावर पैरिटी होता है, जिसको हम क्रय शक्ति समता बोलते हैं, तो परचेजिंग पावर पैरिटी का कंसेप्ट पहले बार किसने दिया था, यानी विचारक कौन था, विचार देने वाला
कौन है इसका आप हमें कमेंट सेशन में नाम बताएंगे, आगे हम इस क्लास में डिस्कस करेंगे मेरे प्यारे। उसके बाद चौथा जो हमारा टॉपिक बाबू लोग होगा वह हमारा होगा प्लानिंग। प्लानिंग का मतलब होता है हमारा नियोजन, यानी हम नियोजन पर डिस्कस करेंगे। जैसे नियोजन भारत की बात करें तो हम इसमें नियोजन में देखेंगे कि दुनिया में नियोजन कहाँ से शुरू होता है, भारत में नियोजन कहाँ से शुरू होता है, तो ये दोनों की इतिहास क्या रहे। जैसे इसमें नियोजन में एक हमारा जो होता है वह होता है हमारा राष्ट्रीय नियोजन, एक होता है क्षेत्रीय नियोजन। तो राष्ट्रीय नियोजन कौन दुनिया के कौन से देश से शुरू होता है, क्षेत्रीय नियोजन किस दुनिया से शुरुआत होती है, तो इसमें हम बात करेंगे। क्योंकि अभी तक भारत में देखा जाए तो प्लानिंग कमीशन जो थी, प्लानिंग जो तैयार होती थी वो हमारे यहाँ खास तौर पे देखेंगे तो हमारे यहाँ जो तैयार होता था वो योजना आयोग के द्वारा बनाई जाती थी। अब वर्तमान में भारत सरकार जो है योजना आयोग को हटा करके नीति आयोग ला चुकी है। तो आपको ये बताना है कमेंट सेशन में कि नीति आयोग की स्थापना क्यों कब हुआ। पहली बार 2-3 क्वेश्चन आपको दे रहा हूँ। और योजना जो आयोग है, ये योजना आयोग के आपको अंतिम मैं पूछ रहा हूँ अंतिम उपाध्यक्ष कौन थे, अंतिम उपाध्यक्ष कौन थे, आपको एक कमेंट सेशन में जवाब देना है। तो आपको पता होगा कि योजना आयोग के जो सचिव होते हैं या योजना आयोग के जो एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होते हैं, यानी कह सकते हैं कि जैसे योजना आयोग बनती है तो योजना आयोग के पदेन अध्यक्ष होते हैं, वह देश के प्रधानमंत्री होता है। तो नीति आयोग का भी पदेन अध्यक्ष जो होंगे वो प्रधानमंत्री ही होगा। लेकिन मेरा प्रश्न है कि योजना आयोग के अंतिम उपाध्यक्ष कौन थे, आपको जवाब देना है, क्योंकि इनकी नियुक्ति जो होती है प्रधानमंत्री जी के द्वारा होता है। तो इसमें हमें प्लानिंग पढ़ना होगा। पांचवा जो हमारा पार्ट होगी वो हम पढ़ेंगे बैंकिंग, ठीक है। यानी बैंकिंग सिस्टम से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे आपसे पूछा जाएगा कि आरबीआई की स्थापना कब हुई थी, आरबीआई हमारा है का। आपसे मैं पूछ दूं कि कोई आप लोग बताओ कि भारत का आरबीआई म्यांमार का केंद्रीय बैंक कब तक रहा, भारत का आरबीआई पाकिस्तान का केंद्रीय बैंक कब तक काम किया, आखिर क्या प्रोविजन थी कि भारतीय आरबीआई जो था पाकिस्तान के केंद्रीय बैंक के रूप में काम करना बंद कर दिया। आरबीआई की स्थापना जब कलकत्ता में हुई तो इसको बॉम्बे कब शिफ्ट कर दिया गया। ये सारे जो क्वेश्चन होते हैं। और तीसरी सबसे महत्वपूर्ण बात आप लोगों से मेरा क्वेश्चन अभी रहेगा कि आरबीआई की स्थापना जो हमारे यहाँ हुई थी, ये आरबीआई की स्थापना की यदि बात किया जाए तो स्थापना में बी आर अम्बेडकर जो है वो बी आर अम्बेडकर का योगदान क्या रहा है, या बी आर अम्बेडकर नहीं होते तो आरबीआई की स्थापना नहीं होती। आप लोगों में भी पता होना चाहिए। और ऐसे हमें पता है कि भारत के कोई गुरुजी आपको ये बताए नहीं होंगे कि यदि बी आर अम्बेडकर नहीं होते तो आरबीआई की स्थापना नहीं होती। ये मैं गारंटी के साथ कहता हूँ, कोई टीचर नहीं बताया होगा कि बी आर अम्बेडकर के द्वारा आरबीआई की स्थापना कैसे कराई गई और बी आर अम्बेडकर ने ऐसा क्या किया था कि हमारे भारत में 1935 में आरबीआई की स्थापना हुई थी। और बी आर अम्बेडकर ने कौन सा ऐसा किताब लिखे थे जिसमें आरबीआई की स्थापना का परिचय दिया था पहली बार। और आखिर ऐसा क्या हुआ था कि जब हिल्टन यंग कमीशन बना तो वो बनाने के बाद 1926 में जब रिपोर्ट दिया, फिर भी 1934 में आरबीआई एक्ट अधिनियम आया, क्योंकि उसको ये समझ में नहीं आ रहा था कि भारत में आरबीआई कैसा होना चाहिए या देश के केंद्रीय बैंक कैसा होना। उस समय उन्होंने बी आर अम्बेडकर से सहयोग लिया। अम्बेडकर जी ने ही अंग्रेजों को समझाया कि बेटा भारत में केंद्रीय बैंक ऐसा होना चाहिए। इन्होंने ही पूरा स्वरूप को दिया था। इसलिए मैं गारंटी के साथ कहता हूं कि आज तक कोई टीचर इसके बारे में चर्चा नहीं किया होगा कि आरबीआई और बी आर अम्बेडकर ये कहां से प्रश्न आ गए, क्योंकि यूपीएससी में बार बार क्वेश्चन दागती है। इसलिए हम जो भी पढ़ेंगे लेवल हाई रहेगा। मैं पहले ही दिन बोला हूं, कमिटमेंट कर रहा हूं कि अभी तक आपने कहीं भी पढ़ लिया होगा, आपको अपने आप से प्रश्न होगा कि आखिर इतने दिन तक हम क्यों परेशान रहे हो, अच्छे जगह पर क्यों नहीं गए। क्योंकि अब आपकी इच्छा पूरा करेगा केवल JRC, जैन रोजगार क्लासेस। एक कसम खा करके पटना आया है और आपकी हर मुकाम को मुअक्कल करेंगे हम, जिसका नाम है JRC। तो ये हमारा हुआ बैंकिंग सिस्टम। ये सारे क्वेश्चन का आप जवाब देंगे क्योंकि हम सभी डिस्कस करने वाले हैं। कल से हमारा लगातार क्लास चलेगा। तो अभी हमारा जो सिलेबस था, 5वां सिलेबस हमारा बैंकिंग सिस्टम हो गई। यदि हम छठी की बात करें, छठा सेक्शन जो हम पढ़ेंगे, तो बैंकिंग सिस्टम के बाद जो हमारी डिस्कशंस होगी मेरे प्यारे बच्चों, वह होगा खास तौर पे हमारा सेवा क्षेत्र, या कह सकते हैं हम डायरेक्ट क्षेत्र की बात करते हैं। और क्षेत्र में हम बात करेंगे कृषि क्षेत्र जो हमारी होती है। इसमें हमारा जो होगा दूसरा जो हम कह सकते हैं वो विनिर्माण क्षेत्र की बात होगा, यानी द्वितीय। और तीसरा जो होगा वो हमारा उद्योग होगा, ठीक है। यानी तीनों क्षेत्रों को हमें यहाँ पर डिस्कस करना पड़ेगा। तो ये हमारा क्षेत्र होंगे। उसके बाद हमारा जो 7वां जो पॉइंट होगा वह हमारे देश का राजकोषीय नीति की बात हम करेंगे। राजकोषीय नीति, तो राजकोषीय नीति को हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं फिजिकल पॉलिसी।
तो ये हमारा जो फिजिकल पॉलिसी होती है होती क्या है। तो चूंकि फिजिकल पॉलिसी के अंतर्गत ही आपको राजकोषीय नीति के अंतर्गत ही आपको जैसे बजट होता है तो बजट पढ़ना होता है। क्या आप लोग कोई बता सकते हो कि स्वतंत्र भारत की यदि बात करें तो स्वतंत्र भारत का बजट पहला, स्वतंत्र भारत का ध्यान देंगे, स्वतंत्र भारत का पहला बजट कौन दिया था, पेश किया था। भारत में बजट की उत्पत्ति या भारत में बजट की रचना किसने किया था। भारत में यदि हम बात करें तो भारत का पहला बजट कब पेश किया गया था। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि वह भारत का व्यक्ति के नाम बताओ जिन्होंने अपने दो बर्थडे पर यानी जन्म दिवस पर उन्होंने देश का बजट पेश किया है, वो व्यक्ति कौन था। आपसे क्वेश्चन दाग दिया जाए और मैं आप को स्पष्ट कर दूं वह वही व्यक्ति है जिसे भारत का भारत रत्न भी मिला है और पाकिस्तान के निशान ए पाकिस्तान भी मिला है। ध्यान देंगे, उसका नाम है निशान ए पाकिस्तान, निशान ए पाकिस्तान। ये दोनों सम्मान प्राप्त करने वाले एकमात्र व्यक्ति है जिन्होंने अपना बर्थडे पर दो उन्होंने बजट को पेश किया है। उस व्यक्ति का नाम बताना है। मुझे लगता है कि आप लोग ये सभी पहली बार सुनेंगे कि अरे बाबा ऐसा क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। ये सारे क्वेश्चन से आपको अवगत कराऊंगा क्योंकि दरोगा जो है ये सारे तो पूछ चुके हैं, लेकिन प्रश्न होता है कि और संभावित प्रश्न क्या क्या हो सकते हैं, सभी पे हम डिस्कस करने वाले हैं। 7वां के बाद हमारी 8वां जो पॉइंट होगी, जो हमारा सिलेबस का पार्ट है मेरे प्यारे बच्चों, इसमें हमारी जो टॉपिक बढ़ेगी वह हमारा बढ़ेगा बीओपी और कह सकते हैं बीओटी, यानी होता है हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट। सुना होगा बैलेंस ऑफ पेमेंट, जिसको भुगतान संतुलन बोलते हैं, ठीक है। और बीओटी का मतलब होता है बैलेंस ऑफ ट्रेड, ठीक है, बैलेंस ऑफ ट्रेड यानी व्यापार संतुलन। यानी ये टॉपिक हमें देना है, अर्थात हम कह सकते हैं इसके अंतर्गत हम स्टडी जो करेंगे वो हम करेंगे विदेशी निवेश के बारे में, है ना। हमारा विदेशी जो निवेश होता है वो विदेशी निवेश सभी हम स्टडी करेंगे बीओटी के माध्यम से। और इसमें के अंदर हमारा जो सिलेबस जुटेगा जैसे एफडीआई होता है, जैसे एफपीआई होता है, एफआईआई होता है, जैसे कैसे क्यूएफआई होता है यानी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट, क्वालिफाइड फॉरेन इन्वेस्टमेंट, ये सब आखिर होता क्या है, इस सभी को हम लोग डिस्कस करेंगे। बैलेंस ऑफ पेमेंट एंड बैलेंस ऑफ ट्रेड अर्थात विदेशी निवेश के अंतर्गत हम इसमें स्टडी करने वाले हैं। तो इसमें बृहद पैमाने से हमें डिस्कस करना होगा। ऐसे आपके दरोगा में ज़्यादा क्वेश्चन नहीं इसमें पूछती है, केवल इसे क्वेश्चन पूछती है कि भारत का कौन कौन से देश के साथ हमारा जो होता है बैलेंस ऑफ पेमेंट सरप्लस चल रहा है और कौन से देशों के साथ बैलेंस ऑफ पेमेंट जो होता है वो हमारा निगेटिव चल रहा है, ट्रेड निगेटिव चल रहा है। तो इस तरह यानी सरप्लस का मतलब हुआ कि हमारा वृद्धि चल रहा है और डेफिसिट का मतलब यदि बात किया जाए तो हमारा घाटा चल रहा है। तो नॉर्मल इस तरह से क्वेश्चन हमसे पूछे जाते हैं। तो ये सारे जो चीज़ें होंगे हम इसमें खासतौर पे बैलेंस ऑफ पेमेंट और बैलेंस ऑफ ट्रेड के माध्यम से हम देखने की कोशिश करेंगे। मीनिंग क्लियर है। उसके अलावा जो हमारी टॉपिक बाबू बचेगी, अब उसके आगे की बात यदि हम करें तो हमारा जो 9th पार्ट होगा वह हमारा हो जाएगा जैसे बेरोजगारी हमारा टॉपिक बनेगा। तो जैसे बेरोजगारी होती है उसके बाद हमारी गरीबी होती है ना। तो बेरोजगारी और गरीबी हमारी टॉपिक बनेगी। इसमें हमें बहुत सारे कर्व भी पढ़ने होते हैं। जैसे आप लोग से पिछला दरोगा के हमने क्वेश्चन देखा तो पिछला दरोगा के क्वेश्चन में आपसे पूछा जाता है कि खास तौर पे यदि हम देखें तो जैसे साइमन कुजनेट का भी रिपोर्ट पूछता है। साइमन कुजनेट का नाम सुना होगा। तो साइमन कुजनेट जो होते हैं इनसे रिलेटेड भी क्वेश्चंस देखने को मिला है कि साइमन कुजनेट ने क्या कहा था। ठीक है, चलो इसको भी देखेंगे। उसके अलावा यदि देखेंगे तो लॉरेंज या कह सकते और इसमें आप देखेंगे मैक्स ओ लॉरेंज के नाम सुना होगा। यानी लॉरेंज कर्व जो होता है और लॉरेंज कर्व से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उसके अलावा देखेंगे तो फिलिप कर्व से भी आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो फिलिप कर्व क्या है, अभी देखा जाए तो आप जब टॉपिक पढ़ेंगे तो कुछ कर्व की हम चर्चा कर रहा हूँ। तो इसमें आपको जो होता है इसमें आपको लेफर कर्व को भी हम देख रहे हैं। लेफर कर्व से भी रिलेटेड क्वेश्चन आपको पूछे जा रहे हैं। तो इस तरह से जितने भी आपको कर्व से रिलेटेड हैं हम कैसे इसको समझें, ये सारे चीज़ों को हम लोग डिस्कस करेंगे। कर्व के भी एक अलग से हम क्लासेस में लगाएंगे जिसको कि रिलेटेड सारे हम क्वेश्चंस को यहाँ पर देखेंगे। तो बेरोजगारी हो जाएगी, आपकी गरीबी हो जाएगी।
उसके बाद उद्योग आपके हो गई, उद्योग में ही हम औद्योगिक जो नीतियाँ होती हैं वो सारे औद्योगिक नीतियाँ को हम डिस्कस करेंगे और इस माध्यम से हम अपने अर्थव्यवस्था के जितने भी हमारे टॉपिक्स हैं इसको हम कवर कर लेंगे। उसके बाद हम इस टॉपिक के माध्यम से मेरे प्यारे हम करेंगे क्या, थोड़ा इसको समझना है। तो जैसे जैसे हमारा टॉपिक क्लास ख़त्म होगी तो हम करेंगे टॉपिक वाइज या पर डे, जैसे जो भी हम लोग टॉपिक करेंगे, जो भी क्लास करेंगे। तो मान लो कि 1 घंटा की हमारी क्लासेस है, 1 घंटा में हमने आपको जो भी पढ़ाया, तो 1 घंटा की क्लासेस के ठीक बाद में हम 15 मिनट जो होगी वो 15 मिनट हमारे लिए जो होगा वह क्वेश्चन राउंड चलेगा। ध्यान देना, वो हमारा क्वेश्चन राउंड होगा। जो भी आज हमने क्लास किया उसका क्वेश्चन राउंड होगा। वो क्लास जो किए गए उसी से हम क्वेश्चन बनाएंगे और आपसे हम तुरंत क्वेश्चन का जवाब मांगेंगे और टू द पॉइंट हम तुरंत जो हमने आपको पढ़ाया है वहाँ पर हम तुरंत आपको एनालिसिस भी कर देंगे। तो इससे क्या होगा कि हम क्लास के साथ साथ हम यहाँ पर रिवीजन भी करेंगे, तुरंत उससे पूछे हुए क्वेश्चन भी देखेंगे और संभावित क्वेश्चन भी देखेंगे। तो इस तरह से जो हमारी क्लासेस होगी, इस क्लास के माध्यम से हम अपनी तैयारी को जो होगी, अपनी तैयारी को बहुत ज़्यादा मजबूत करेंगे और जो भी एग्ज़ाम का क्वेश्चन होगा उसको जो कहा जाता है ना कि देख लिए, देखते ही आंसर आ गया दिमाग में, बस वैसे देखते ही आंसर मारेंगे। तो यह हमारी होगी पूरी की पूरी स्ट्रेटजी और इस स्ट्रेटजी के माध्यम उसके बाद हमारा एक मंथली हम इसमें टेस्ट आपको लेंगे, ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों रहेगा। ऑनलाइन बच्चे और ऑफलाइन दोनों को एक ही टाइम में हम क्लास टेस्ट लेंगे और इसमें आपका जो मंथली जो टेस्ट होगा आपका सब्जेक्ट वाइज होगा और इसके बाद हम इसका जो आपका अनाउंसमेंट हम करेंगे, यानी कौन कितना स्कोर गेन किया उनको हम अनाउंसमेंट करेंगे। आपका हम चिपकाएंगे नाम और फोटो के साथ कि इन्होंने इस विषय में इतना स्कोर किया। यानी एक जो इनोवेटिव आइडिया होता है जिसके माध्यम से आप में एकदम पढ़ने की जो ललक होती है, इनकरेजमेंट जो होती है, इसको हम कहीं ना कहीं जागृत करने की हम हर संभव कोशिश करेंगे जिससे कि आप पहले अटेम्प्ट में इस साल का जो बिहार का एसआई जो होगा उसको आप कवर कर सके। ये हमारी जिम्मेवारी है और इसी के साथ हम आपको सफलता भी दिलाएंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये हमारी जो ही भारतीय अर्थव्यवस्था जो आपको एसआई यानी बिहार का दरोगा है, दरोगा का आपको इकोनॉमी का जो सिलेबस है, सिलेबस को हम लोग अध्ययन करेंगे। तो अगले क्लासेस में हम लोग जो डिस्कस करने जा रहे हैं, तो अगले क्लासेस से हमारा फुल फ्लेज में जो होगी इंडियन इकोनॉमी से रिलेटेड जो हमारे टॉपिक हैं, यानी हमारा पहला जो टॉपिक जैसा कि हमने बताया कि पहला हमारा टॉपिक इंट्रोडक्शन से ही शुरू होगा, तो पहला टॉपिक हमारा इंट्रोडक्शन अगले क्लासेस से शुरू हो जाएंगे। भारतीय अर्थव्यवस्था होती क्या है, अर्थशास्त्र और अर्थव्यवस्था में क्या अंतर है, उसमें हमारा सेक्टर्स कितने होते हैं, कौन कौन से, जैसे बात हम करते हैं तो जैसे हम एडम स्मिथ की बात करें तो एडम स्मिथ जो थे उन्होंने अर्थव्यवस्था को कैसे परिभाषित किया। यदि हम बात करते हैं तो एडम स्मिथ के बाद हम यदि मार्शल जी की बात करें तो मार्शल ने कैसे इन्होंने डिफाइन किया, उसके अलावा सैमुअलसन उन्होंने कैसे किया। तो सभी लोगों ने अपने अपने तरफ से अर्थव्यवस्था को कैसे डिफाइन किया। तो ये सारी चीज़ों को हम लोग अगले क्लासेस से देखेंगे। और एक बार फिर हम पुनः आप लोग को एक बार गुजारिश करते हैं और बताता हूं कि हमारा जो बिहार दरोगा का जो हमारा लिमिट समय के लिए जो हमने ऑफर लाया है, यह मात्र आपको अभी मात्र 49 रुपया में 4 फरवरी तक आपको मिलेगी और 5 फरवरी से आपकी क्लासेस जो होंगे वह 5 फरवरी 2025 से आपको शुरू हो जाएंगे, ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों। तो इसी के साथ हम लोग अपने क्लासेस को अब आगे बढ़ाएंगे मेरे प्यारे दोस्तों। तो फिर हम लोग मिलते हैं कल से, हम लोग अपने क्लासेस में इसी तरह कंटिन्यू होते हैं। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।